हेलो एवरीवन। अन्वेषण आईएएस में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 5 न्यूज आर्टिकल्स ऑफ द डे। और इसमें हमारा जो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है COP28 का आउटकम। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसके आउटकम्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें क्या रिजल्ट आया है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ यूएन रेजोल्यूशन ऑन गाजा सीज फायर। तो यूएन का रेजोल्यूशन क्या था और उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। देन वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट वन ऑफ द इमर्जिंग टॉपिक और वो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वर्सेस हिंदुत्व ग्रोथ रेट। तो इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे और इनको जानने की कोशिश करेंगे। देन मिशन अंटार्कटिका। मिशन अंटार्कटिका अभी रिसेंटली पीआईबी के न्यूज आर्टिकल्स में आया था, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है COP28 का, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसकी 28 समिट हुई है और इस 28 समिट में कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकले हैं, उनको हमें जानना जरूरी है। सबसे पहला आउटकम जो है वो ये है कि फॉसिल फ्यूल्स को लेकर एक फैसला हुआ है। हालांकि इसमें कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है, बट COP28 में कंट्रीज को ऐसा बोला गया है कि यू हैव टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। आपको फॉसिल फ्यूल से जो अदर मीन्स ऑफ व्हीकल या अदर मीन्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज है उनकी तरफ ट्रांजिशन करना है, सो दैट कि हम नेट जीरो का जो गोल है 2050 का उसे हम अचीव कर पाए। नेट जीरो मीन्स जो नेट एमिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम एमिट कर रहे हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पे कैप्चर भी हो रहा है। तो एक ट्रांजिशन अवे करने के लिए बोला गया है, बट इसको लेकर कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं बताई गई है, कोई अमाउंट नहीं बताया गया कि कितने टाइम में आपको कितना फॉसिल फ्यूल को फेज आउट या फेज डाउन करना है। देन इसके साथ साथ एक जो मेजर आउटकम आया है यहां पे वह है COP28 में कंट्रीज को बोला गया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसे 3 गुना बढ़ाने के लिए, उसे ट्रिपल करने के लिए, सो दैट कि जो और साथ ही साथ जो एनुअल इंप्रूवमेंट है एनर्जी एफिशिएंसी में उसे डबल करने के लिए। तो 2030 तक के लिए गोल एक रखा गया है कि हम जो जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको हम ट्रिपल कर सके। और इसे ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण आउटकम के रूप में काउंट किया जा रहा है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन के लिए जो लक्ष्य बनाया गया है उसमें कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं दिया गया है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि कब तक और कितना फेज आउट करना है। बट यहाँ पे एक कॉन्क्रीट टर्म्स में बोला गया है कि आपको ट्रिपल करना है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को। अब देखो, साथ ही साथ लास्ट टाइम में COP27 में एक लॉस एंड डैमेज फंड को एस्टैब्लिश किया गया था। लॉस एंड डैमेज फंड को कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था, जिसे ऑपरेशनलाइज करने का काम COP28 में हुआ है। और इसमें जब तक ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तब तक लगभग 800 मिलियन US डॉलर की कमिटमेंट जो है डिफरेंट कंट्रीज ने यहां पे की है। ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है वो पुअर एंड वल्नरेबल कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाएगा, पुअर एंड वल्नरेबल कंट्रीज को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो अब इसके साथ साथ देखो, इसके साथ साथ एक एडप्टेशन गोल को भी अडॉप्ट किया गया है, जिसमें क्लाइमेट इंड्यूस्ड वाटर सिक्योरिटी स्कार्सिटी, अटेनिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सप्लाईज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट इंड्यूस्ड हेल्थ इंपैक्ट्स, इन सभी पे भी ध्यान दिया जाएगा। अब ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनका मेन जो फोकस था कि एडेप्टेशन गोल्स होने चाहिए, इसको लेकर फंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे एडेप्टेशन गोल को जरूर शामिल किया गया है, बट इसको फंडिंग को लेकर कोई भी मैकेनिज्म को अभी डेवलप नहीं किया गया है। साथ ही साथ 2-3 चीजें जो मेजर मिस बताई जाती है, उसमें सबसे पहला है मीथेन एमिशन को लेकर कोई भी फिक्स टारगेट नहीं हुआ है। ऑल्दो बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ था कॉम्प्रिहेंसिवली, बट मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने को लेकर जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया एंड अदर कंट्रीज, वहां पे कोई राय नहीं बन पाई और इसलिए मीथेन एमिशन को लेकर कोई भी अग्रीमेंट सामने नहीं आया है। और साथ ही साथ फेज डाउन ऑफ कोल जो है, ऑल्दो कोल पे एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ, बट जो ग्लासगो समिट में डिसाइड हुआ था कि हम ग्रेजुअल मैनर में कोल को फेज डाउन करेंगे, वही चीज अभी भी चल रही है। तो अभी भी इसको लेकर कोई कॉन्क्रीट फैसला जो है वो नहीं आया है। तो ये COP28 के मेजर आउटकम्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा है यूएन रेजोल्यूशन ऑन गाजा। अभी हाल फिलहाल में लास्ट डे दिसंबर 13 को इंडिया ने एक रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया था जनरल असेंबली में, जहां पे ये डिमांड किया गया
कि इजराइल और हमास के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर लाया जाए, ठीक है, और जितने भी होस्टेजेज हैं उन सभी को अनकंडीशनली रिलीज कर दिया जाए। यहाँ पे जो गाजा में जो लड़ाई चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पर इमीडिएट सीज फायर को लेकर बात हुई है और इस रेजोल्यूशन में पास भी हुआ है। इंडिया ने सब पहली बार जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है इजराइल और गाजा के बीच में, तब से पहली बार इंडिया ने इस टाइप के रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इसके पहले इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया था। अब इसमें देखो तो जो जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसमें लगभग 153 नेशंस ने इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में वोटिंग की है। 10 कंट्री ने इसके अगेंस्ट में और 23 ने वोट नहीं दिया था, एब्सटेन किया था। तो इंडिया इज वन ऑफ दोज नेशंस जिसने वोट करके ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर के लिए वोट किया है। अब एक चीज बहुत ध्यान रखने की बात यह है कि इस रेजोल्यूशन से क्या इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज मे बी नॉट। इसका सिंपल सा रीजन है कि जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे आर्टिकल का जो पॉइंट है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशंस है, चाहे वो पास हो भी जाए, फिर भी वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते। वहीं पे अगर सिक्योरिटी काउंसिल की अगर रेजोल्यूशन होती, अगर वो पास हो गई होती, तो दैट इज समथिंग विच हैज लीगल इफेक्ट। बट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशंस है इनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। बट हाँ, जरूर एक ग्लोबल ओपिनियन को शो करता है, ग्लोबल ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करता है, बस यही इसकी उपलब्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आया है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वर्सेज हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ। जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, जब भी आप इकोनॉमी पढ़ते होंगे तो आपने उसमें एक टर्म जरूर सुना होगा, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है वो इंडिया का 1950 से 1980 के बीच का जो ग्रोथ रेट है, इसे कहा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और इस टर्म को क्वाइन किया गया था राज कृष्णा के द्वारा 1978 में। वहीं पे हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ जो है एक रिसेंटली क्वाइन टर्म है, जिसे बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने क्वाइन किया है रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री डिबेट में। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो अभी जो हमारी कंट्री है वो हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। एंड इसके बारे में जो बीजेपी एमपी है उनका यह कहना है कि हम ग्लोबली जो टॉप इकोनॉमीज हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो लगभग 8% के अराउंड था, इवन उससे भी कम 2.8%, 3% इसके अराउंड रहा है। जबकि हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो नियरली 8% है अकॉर्डिंग टू बीजेपी एमपी। अब ये तो दोनों टर्म हो गए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। अब इसके साथ साथ अगर हम जीडीपी की बात करें तो 2023 में इंडिया की जो जीडीपी थी वो थी 273.1 ट्रिलियन रुपीज। और 2006 से 2023 के बीच में इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसका एवरेज है 6.15, जिसमें 2022 में 8.7% और 2021 में -6.6% रही। आपको मालूम है कि ये कोविड का टाइम था और कोविड के टाइम में ऑफ कोर्स इकोनॉमी जो है डीएक्सेलरेट की थी। तो ये दोनों टर्म्स हैं जिनको आप याद रख सकते हो। इसके आगे अगर हम बढ़े तो आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का। सॉरी, एक और टॉपिक है हमारे पास, वो है मिशन अंटार्कटिका। अगर मिशन अंटार्कटिका की बात करें तो इसे कैरी आउट किया गया था हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के द्वारा। अब ये जो टीम है उसको हेड कर रहे थे ग्रुप कैप्टन जय किशन। इस एक्सपीडिशन को कमेंस किया गया था 2021 में और इसको हेड कर रहे थे ग्रुप कैप्टन जय किशन। इस मिशन के तहत पूरे कंट्री में एक 7500 स्क्वायर फीट का इंडियन नेशनल फ्लैग, जिसकी वेट अराउंड 75 किलोग्राम थी, इसे पूरे कंट्री में होस्ट किया गया, फहराया गया। साथ ही साथ इसमें सिक्किम हिमालयज में माउंटेन रेनो में भी इसको, जिसकी हाइट जो है वो 16,500 फीट है, वहां पे भी इसको होस्ट किया गया था। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि साउथ पोल पे अंटार्कटिका में माउंट विंशन एक हाईएस्ट पीक है साउथ पोल में अंटार्कटिका में, वहां पे इंडियन ट्राई कलर को होस्ट किया गया था। तो मिशन अंटार्कटिका का मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि हम साउथ पोल में इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट करें। अब
ये जो टीम है वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल की गई है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही हाइट पे 16,500 फीट के हाइट पे इंडिया का नेशनल फ्लैग जो है उसे होस्ट किया है। बट यहां पे आपको ध्यान रखना है, माउंट विंसन एक साउथ पोल मींस अंटार्कटिका के पास सिचुएटेड हाईएस्ट पीक है जहां पे इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसकी जो फंडिंग है वो है 4800 करोड़ की, और इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम 2022-23 टू 25-26। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होने का मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ फंडिंग जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी और कुछ फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब कहां पे लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में नदर्न बॉर्डर पे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इन सभी एरियाज में इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इन सभी विलेजेस का एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना इसका मेन उद्देश्य है। इसमें एक जो सेक्टर आइडेंटिफाई किया गया है वो प्रमोशन ऑफ टूरिज्म है, ताकि इस एरिया में जो टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म एक्टिविटीज है, उनको बढ़ाया जा सके। ऑल्दो इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज अपना जो डिफरेंट स्कीम्स है उसको इंप्लीमेंट करेगी, बट इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है या फिर जो पूरा प्रोजेक्ट की फंडिंग है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। और इसके तहत इन सेलेक्टेड एरियाज में विलेजेस का ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो अन्वेषण आईएएस भारत, जहां पे आपको इस डिस्कशन का पीडीएफ भी अवेलेबल होगा, और साथ ही साथ आपको उस टेलीग्राम चैनल पे डेली न्यूज फीड, क्विज, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।